बच्चों कैसे हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हमने अब तक आयनिक बॉन्ड देखा, कोवेलेंट बॉन्ड देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा। अब हम देखने जा रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर और उसके बाद हम बात करेंगे काफी सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, उनके बारे में बात करनी है। जैसे कि पहला लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कैसे हमें लुईस ने एक्सप्लेन करी बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, फिर से हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की, अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। रेजोनेंस की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्डिंग की, वीबीटी, डीएससीपीआर। तो स्टार्ट करते हैं आज से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है ये मैं काफी 2-3 बार बता चुकी हूँ, लेकिन उसके लिए एक अलग से लेक्चर भी लेंगे, डोंट वरी, आफ्टर फॉर्मल चार्ज। मतलब इसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज और फिर हम ऑक्टेट रूल पे लेक्चर लेंगे। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी एटम, ऑक्टेट ने लुईस ने क्या बताया, कॉसल और लुईस ने, कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल कैसे करता है, इधर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इधर बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इधर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 तरीकों से एटम अपने आप को स्टेबलाइज करता है। और उस वक्त तक जब ऑक्टेट रूल आया तो स्टेबिलिटी सिर्फ कितनी सी थी कि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना, क्योंकि उस वक्त तक इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल थे, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते थे। क्लियर है? तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, अपने आप में स्टेबल है। तो हर कोई उनके अकॉर्डिंग, कॉसल और लुईस के अकॉर्डिंग, कि हर कोई इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाहता है। हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है अपने वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन ऑफ कोर्स 2 चाहता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। बाकी सारे एटम्स अपना क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर उसके एक्सेप्शंस भी आए, एक्सपैंडेड ऑक्टेट आया, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स आए, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स आए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आए। उसके लिए पर्टिकुलर लेक्चर लेंगे। तो ऑक्टेट रूल हमें इतना सा ध्यान होना चाहिए इस लेक्चर के लिए कि कोई भी एटम हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, और बाकी सारे जो एटम्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेबल है, क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर रहे हैं। और सेकेंड पीरियड में तो बहुत हद तक वैलिड भी है, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड बोरोन, ये बहुत हद तक वैलिड है। क्लियर है? पूरा कार्बन के केस में वैलिड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के केस में वैलिड है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पहली बात तो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो हम बात करने जा रहे हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है। तो इट गिव्स द पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। हमें बॉन्डिंग के बारे में ही आइडिया लगता है, बट इन टर्म्स ऑफ पूरी बॉन्डिंग के बारे में नहीं, लेकिन काफी हद तक हमें पता चलता है पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉलोज ऑक्टेट रूल। क्लियर है? तो बॉन्डिंग हमें पता करनी है मॉलिक्यूल्स में इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की ही बात कर रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। आयनिक तो बहुत सीधा सा, अभी एक एग्जांपल से समझा दूंगी। बेसिकली हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग ही पता करनी है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में ही बात करनी है। ठीक है? फिर सेकेंड, इसका बॉन्डिंग बताता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक भी है, बॉन्डिंग बताता है बट कंप्लीट बॉन्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे कि शेप के बारे में नहीं बताता, वो लास्ट में मैं बोलूंगी। शेप के बारे में नहीं बताता मॉलिक्यूल के, और क्या नहीं बताता ये? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के बारे में नहीं बताता, रिपल्शंस के बारे में बात नहीं करता, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस के बारे में, वो सब कुछ वीएससीपीआर, वीबीटी उधर जाके बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में बॉन्डिंग के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली ये क्या बताता है कि मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स के आसपास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे। सो एक्चुअली इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives the information about the arrangement of valence electrons around central atom, around atoms in molecule. मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उनका अरेंजमेंट कैसा है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बताता है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल फॉलो करना ही करना है हमें। क्लियर है? अब
अब रूल्स और गाइडलाइंस क्या है फॉर ड्रॉइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो लिखे रूल्स फॉर ड्रॉइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। बहुत इजी सा लेक्चर है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए ही लुईस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे अभी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स वगैरह की बात नहीं करेंगे, वो हम स्ट्रक्चर ड्राइंग में बात करेंगे। अभी बहुत बेसिक सा लेक्चर है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उसे समझ ना पाए, तो एक पूरा पैराग्राफ उसमें दे रखा है, तो वही सब कुछ मैं डिस्कस कर रही हूँ। काफी इजी सा है, तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा तो काफी कुछ समझ चुका होता है, 11th के बच्चे के लिए ये चीज काफी बेनिफिशियल है आज का लेक्चर। तो रूल्स फॉर ड्राइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम हमेशा टर्मिनल एटम होगा, हमेशा लास्ट में लिखेंगे मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज द टर्मिनल एटम इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अगर हेलोजन्स और ऑक्सीजन है तो हेलोजन्स और ऑक्सीजन हमेशा टर्मिनल एटम्स होंगे, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में एटम भी है कोई, उसके अलावा हेलोजन्स भी हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, टर्मिनल एटम होगा। सपोज टू बी कोई एटम है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन टर्मिनल एटम होगा। कोई एटम है और हेलोजन्स है, तो हेलोजन्स टर्मिनल एटम होंगे। तो ऑक्सीजन और हेलोजन एटम्स हमेशा क्या होंगे, टर्मिनल एटम्स होंगे। क्लियर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन फ्रंट ऑफ अदर एटम्स। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ऑक्सीजन और हेलोजन में बात करें, सिर्फ उस मॉलिक्यूल या आयन में ऑक्सीजन या हेलोजन है, जैसे OCl- की बात करें, हाइपोक्लोराइट आयन, तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ऑक्सीजन इज दी टर्मिनल एटम। सेंट्रल एटम आपने किसको मान लिया, हेलोजन। क्लियर। सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी कंपाउंड में, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के लिए वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सेंट्रल एटम should be least electronegative sorry, should be least electronegative and form maximum number of bonds, that is maximum covalency, same state में of course, and form same state में भी बात करते हैं क्या, and form maximum number of bonds, that is maximum covalency। ठीक है, तो जैसे NF3 है, इसमें इसकी कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 3 है और इसकी ग्राउंड स्टेट में 1 है। ग्राउंड स्टेट, दोनों की ग्राउंड स्टेट में ली तो किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, और कम भी है नंबर में, तो लेस इन नंबर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कोवेलेंसी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तीनों फ्लोरीन पास में आ जाएंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ये तीनों पॉइंट समझ में आए। क्लियर है। अब आपको सब एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स पता होने चाहिए, जैसे नाइट्रोजन का N होता है, फ्लोरीन का F होता है, सोडियम का Na होता है, तो यू शुड नो द केमिकल सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो कि पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ते हैं तब आपको आ जाता है। तो नोइंग दी केमिकल सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्लस और एंड skeletal arrangement of atoms। skeletal arrangement क्या रहेगा एटम्स का इन मॉलिक्यूल, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, वो आपको पता होना चाहिए, गैस करते हुए कि आपको सेंट्रल एटम पता हो जाना चाहिए क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कंडीशन ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा, दूसरी कंडीशन ये है, और लेस इन नंबर होना चाहिए। जैसे CO3 2 माइनस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी कितनी है 2, 2s2 2p4, और 2s2 2p2, इसकी कितनी है ग्राउंड स्टेट में, इसकी भी 2 ही है। एक्साइटेड स्टेट में देखें तो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी नहीं, तो 2 ही रह जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 4, इसकी कितनी हो जाएगी 4। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन की, नंबर लेस है, तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम, और तीनों ऑक्सीजन उसके आसपास हो जाएंगे। क्लियर है, कार्बोनेट आयन में, CO2 में, सब में बात कर सकते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं,
NF3 में कितने थे? 4। CO3 माइनस में कितने हैं? 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 4। तो सबके ऐड कर दो, ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स, ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स, सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। क्लियर है? ठीक है, ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और आयन। अब अगर आयन है तो आयन अगर एनायन है तो आप एक जितना उसका चार्ज है वो आप ऐड करोगे। ठीक है, जैसे CO3 एग्जांपल से बात करती हूँ, CO3 2 माइनस। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो कार्बन के 2s2 2p2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 4 प्लस ऑक्सीजन में 2s2 2p4 6 into 3 प्लस, क्योंकि ये एनायन है तो ये जो 2 है वो ऐड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 प्लस 6 3 18 दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो 24 इलेक्ट्रॉन्स इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। So add charge, number of course in case of anion, in total valence electrons, and subtract charge, that is number in case of cation. In case of cation, in calculating total number of valence electrons. So add charge, number आपको ऐड करना पड़ेगा in case of anion, in total valence electrons, and subtract charge in case of cation in calculating total number of valence electrons. Clear है? समझ में आया? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे? स्केलेटल आपने बना ही लिया। ठीक है, स्केलेटल बना लिया तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल आए उसमें से जो बॉन्डेड एक एक बॉन्ड बना दोगे सब एटम्स के बीच में, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन सबके बीच में लगा दोगे। सो जैसे सपोज टू बी एक एग्जांपल लेते हैं NH3 का। यार नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं, दैट इज 5 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब 8 इलेक्ट्रॉन्स में आपको बॉन्डेड पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं? 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो add bonded pair of electrons between every 2 atoms. Between every 2 atoms. हर 2 एटम्स में, मॉलिक्यूल और आयन में हर 2 एटम्स के बीच में आपको क्या करना है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? ऐड करना है। मतलब बॉन्डेड पेयर ही है ये, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये दो डॉट, ये 2 डॉट। क्लियर? तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, अब जो बाकी बचे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 माइनस 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। वो आप क्या करोगे? टर्म सबके ऑक्टेट कंप्लीट करोगे। नाउ कंप्लीट, जब आपने एक एक बॉन्ड बना दिया, नाउ कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इन मॉलिक्यूल और आयन। मॉलिक्यूल और आयन में हर का ऑक्टेट कंप्लीट करोगे, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट। यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, तो हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट तो कंप्लीट हो गए, टर्मिनल एटम से आप शुरुआत करोगे। ठीक है, तो कंप्लीट द ऑक्टेट कैसे? क्योंकि जो रिमेनिंग
रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहां लिखा जाए, जस्ट अ मिनट, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स, दैट इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, जो शेयर नहीं हुआ, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे, स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम से शुरुआत करेंगे, उनमें लोन पेयर कंप्लीट करेंगे, जैसे ऑक्सीजन होते हैं सराउंडिंग एटम्स, टर्मिनल एटम्स, तो उनके लोन पेयर कंप्लीट, मतलब उनके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, फिर जो बाकी बचते वो सेंट्रल एटम को असाइन करते हैं। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं, क्या कहना चाह रहा है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल NH3, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, जब टर्मिनल एटम्स के ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हैं तो ये लोन पेयर के फॉर्म में चले जाएंगे ऑन सेंट्रल एटम। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। डॉट व्हाट रिप्रेजेंट, डॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डॉट्स रिप्रेजेंट a pair of electron in the form of lone pair on central atom, in the form of lone pair। क्लियर है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 2 कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट। यहां तक कहानी समझ में आती है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल से कहानी समझ सकते हैं, फिर उसके बाद लास्ट जो अपन प्रॉब्लम करेंगे ना, उसमें फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट आएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर एक से ज्यादा बन रही हो किसी मॉलिक्यूल और आयन की, किसी आयन की एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन रही हो, तो कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसमें फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा, जिसमें फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा, और उससे हम कहाँ डिस्कस करेंगे, फॉर्मल चार्ज जब पढ़ेंगे तब। तो लास्ट प्रॉब्लम उसी पे छोड़ेंगे। चलिए अभी तो आप इसको बनाइए, इन तीनों के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। सेंट्रल एटम कार्बन होगा, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये भी बताना है, ठीक है। तो इन तीनों के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। कार्बन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, CO की बात करते हैं, कितने हैं, 2s2 2p2 4, 2s2 2p4 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स में पहला एक बॉन्ड बना लिया, वेरी गुड, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 8 इलेक्ट्रॉन्स में टर्मिनल एटम से हम क्या स्टार्ट करेंगे, लोन पेयर फिल करना। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक और बचल। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हमने टर्मिनल एटम से शुरुआत करी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो बाकी रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां रह जाएंगे, कार्बन पे रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उस केस में क्योंकि टर्मिनल एटम हमने पहले सेटिस्फाई कर दिया, तो टर्मिनल एटम के लोन पेयर पाई बॉन्ड बना लेंगे। पहला तो सिग्मा बॉन्ड होता ही है, सेकंड थर्ड पाई बॉन्ड होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे। पहला बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में, इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, और नॉन मेटल्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी पाई, VBT तक, क्लियर है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा है, फिर पाई बन जाएंगे, तो पाई से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 लोन पेयर्स, क्योंकि अभी 4 ही हैं, तो 2 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, और ये आ गया कुछ ऐसा, इसका लोन पेयर ये रहा कार्बन, ये दोनों, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर यहाँ पे चले गए इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। अब कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का पहले भी कंप्लीट था, बट कार्बन का नहीं था, तो टर्मिनल एटम को हमने पहले दिए लोन पेयर्स, जो बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे, तो वो पाई बॉन्ड बना लिया, वो पाई बॉन्ड दोनों को ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लियर है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कार्बन की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2s2 2p2 4, 2s2 2p4 6 12, कितना है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, क्लियर है। अब ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं,
तो देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अभी तो हमने सेंट्रल एटम कार्बन को मान ही लिया है क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एट द सेम टाइम उसकी कोवेलेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की 2 ही रहेगी क्योंकि डी ऑर्बिटल्स नहीं होते सेकेंड पीरियड में। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको बात कर लेते हैं क्योंकि ये गलत है। 16 तो एक एक तो सेटिस्फाई कर लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो 12 हो गए। क्लियर है? अब 12 हो गए तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। 2 3 4 6 और 4 10 हो गए। 4 तो चले गए थे, 12 बचे थे रिमेनिंग, तो 12 में से 6 यहाँ चले गए, 6 में से 4 यहाँ चले गए, 2 बचेगी। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्लियर है? और अगर आप इसका ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट करने का कोशिश करते हो, 1 2 3 4 5 6, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्लियर है? और कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? ये यहां चला जाए 6, ठीक है, तो ये 8 कंप्लीट हो गए, ये 8 कंप्लीट हो गए और ये 8 6 7 8। तो इस ऑक्सीजन पे, लेकिन इसकी कोवेलेंसी तो 2 ही होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2s2 2p4 2s2 2p4, सिर्फ कोवेलेंसी 2 ही होती है, 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है, तीसरा बॉन्ड बनेगा तो पाए ही होगा। ठीक है, तो ये यहां पे ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, पहली बात। क्लियर है? दूसरी बात, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बना सकता, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। इज इट क्लियर? फॉर्मल चार्ज से तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज से जब हम फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं है, तो ये कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए कार्बन इज द सेंट्रल एटम। इज इट क्लियर? समझ में आया? फॉर्मल चार्ज की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, आज के लेक्चर के बाद आपको फॉर्मल चार्ज भी आने लगेगा। इज इट क्लियर? मतलब नेक्स्ट लेक्चर से। तो कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है, अब 2 बॉन्ड्स बन गए, ठीक है, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो 4 ओवर हो गए तो 12 बचे। 12 बचने के बाद टर्मिनल एटम्स को सेटिस्फाई करो, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, सिंपल। अभी ऑक्सीजन कंप्लीट है, ऑक्सीजन कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जब कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बताइए कैसे होगा? जब कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दोनों ऑक्सीजन देंगे एक एक। अब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इज इट क्लियर? यही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। कोई बच्चा बोले कि ये पॉसिबल है क्या कि एक नहीं दोनों दे दिए मैडम और आप इसको सिंगल ही रखो? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर चूज करनी है जहां पे फॉर्मल चार्ज 0 हो, इसलिए दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अब ये कैसे मुझे पता चला? ये आपको भी पता चलने लगेगा नेक्स्ट क्लास से फॉर्मल चार्ज से, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस पढ़ने लगेंगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ने लगेंगे। अभी आप ये समझिए कि इस तरीके से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। डॉट रिप्रेजेंट करते हैं लोन पेयर्स और ये डैश रिप्रेजेंट करता है बॉन्डेड पेयर्स। एक्चुअली इसका वेकेंट, अगर ये एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है 2s2 2p2, ठीक है, तो वन मिनट, 4 + 12 16 इलेक्ट्रॉन्स में से 14
15 बचेंगे, 12 बचेंगे, 12 के बाद 6 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब 2p2, ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब अभी आपको एक्चुअली जब हम वीबीटी पढ़ लेंगे या थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगेगा तो ये 2:2p2 होता है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल तो ये तरीका है। ये है सिचुएशन, ये एक्साइटेड स्टेट में है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो 2 बॉन्ड्स यहाँ बन गए इस वाले CO से और 2 CO से बन गए। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आप ये शिफ्ट हो गया, सपोज टू बी इस ऑक्सीजन ने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव लेते ही यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आते ही मतलब इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, तो इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पुट कर दिया इसलिए, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, और ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मल चार्ज डेवलप हो रहा है, स्टेबल CO2 यही है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक बार रेजोनेंस पढ़ लेंगे तब मैं एग्जांपल आपको वापस से लूंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें फॉर्मल चार्ज डेवलप है, बिल्कुल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दोनों, CO2 ये और ये, लेकिन ज्यादा स्टेबल ये, मोर स्टेबल ये। इज इट क्लियर, समझ में आया। इसी तरीके से कार्बोनेट, ये तो 4 हो गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन, ये क्लियर है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 2s2 6 × 3 18 + 2 which is equals to 24 इलेक्ट्रॉन्स, 24 इलेक्ट्रॉन्स में एक एक बॉन्ड बना दिए तो 6 चले गए, 6 चलने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 18 इलेक्ट्रॉन्स में टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करें तो 18 में से 6 यहाँ चले गए, 12 बचे, 12 के बाद 6 बचे, ये बन गया भाई। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, क्लियर, और -2 चार्ज भी है, क्लियर। अब क्या होगा, एक कोई इसको डबल बॉन्ड देगा, ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक्चुअली ये अभी आपको याद है, जब रेजोनेंस पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा -2 चार्ज पूरे आयन पे नहीं, इस माइनस इस पे है और इस पे है, इस पे नहीं, ये न्यूट्रल है, और ये आपका फॉर्मल चार्ज, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो अभी आप बस ये समझिए कि जैसे ही इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग आने लग जाएगी तो आप इस तरीके से करेंगे भी नहीं, बट ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें 4-5 लाइन लिख रखी है कि पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, उसमें फिर एक एक बॉन्ड बनाओ, जितने भी कंबाइनिंग एटम्स हैं, फिर जो बाकी बचे हैं उससे टर्मिनल एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करो, जो बचेंगे वो सेंट्रल एटम को दो, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो जो लोन पेयर्स है टर्मिनल एटम्स के उपाय बॉन्ड बना लेंगे, इस तरीके से, इसलिए पढ़ा रही हूँ सब कुछ, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। फॉर्मल चार्ज आने के बाद अपने आप समझ में आने लगेगा कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये -1 ये -1 यहाँ होता है, लेकिन हमें आयन पे, टोटल आयन पे बनाना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं देता, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं देता, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं है। जैसे ऑक्टेट रूल कहाँ फॉलो नहीं है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में फॉलो नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में फॉलो नहीं है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स BF2 BF3 इनमें फॉलो नहीं है, तो उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल XeF2, एक एग्जाम्पल लिखें SC-, बस दैट्स इट, यहां तक पढ़ते हैं, फिर फॉर्मल चार्ज पे आपको। XeF2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 है, ओ नॉट 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें है, प्लस 7 इसमें है, तो 14 22 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। क्लियर है? ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जब XeF2 बनाएंगे तो F सेंट्रल एटम कौन है? Xe ही है, क्योंकि फ्लोरीन तो हमेशा सराउंडिंग एटम ही होगा, क्योंकि फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं, तो Xe की होती है। और यहाँ पे आके ऑक्टेट रूल फॉलो, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो भी नहीं होता, पहली बात XeF2 में
क्योंकि 6 7 8 9 10 यस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, और एक्सी के ये भी एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। लेकिन आप देखिए कैसे 22 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। एक्सी में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डेफिनेटली जेनन में डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो कोवेलेंसी आपकी क्या हो सकती है 2 4 6 हो सकती है, XeF2 XeF4 XeF6, ठीक है। इवन पर जेनेट आयन x minus 12 is equals to -4 plus 8, क्लियर है। तो ये आप XeF2 एक एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने बचे 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स में से टर्मिनल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 चले गए, 6 चले गए, 12 चले गए, 6 बचे, तो वो 6 यहीं आएंगे, और ये 10 ये हाइपरवैलेंट सुपर ऑक्टेट है, ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स हैं, कहने का मतलब ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये देखिए आप लोग ऑक्टेट रूल का वायलेट कर रहे हैं, वायलेट ऑक्टेट, क्लियर है, समझ आया, समझ आया यहां तक, ठीक है। SCN माइनस, SCN माइनस, यहां पे सेंट्रल एटम कौन होगा बताएं। सल्फर कोवेलेंसी कितनी 2, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 3, कार्बन की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है 2.2 3 2.8 समथिंग होती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो किसकी माने बताएं, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ठीक है। लेस इन नंबर सब है, कोवेलेंसी की अगर हम बात करें तो कार्बन ही मैक्सिमम कोवेलेंसी, नहीं सल्फर भी मैक्सिमम कोवेलेंसी शो कर सकता है, तो हम किसको देखेंगे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन, इज इट क्लियर। तो कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर, ठीक है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन। अब इस कार्बन के ओके 1 मिनट 3s2 3p4 2 स्टेट में 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएगा, बिल्कुल। इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी भी 4 होती है, देखें 2s2 3s2 3p4, ठीक है, और ये 3d, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में 2 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप देखेंगे तो ये उठ के यहाँ चला गया, तो कोवेलेंसी कितनी होगी 4। कार्बन की भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 ही होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात चली जाएगी, तो कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन को सेंट्रल एटम हमने माना, ठीक। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, काफी कमियां हैं इसमें, आपको कमियां दिख रही होंगी, काफी कमियां हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और फिर तो आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे और उन्हें अरेंज करने लग जाएंगे। तो एक बार रेजोनेंस आने दीजिए, सब होने लगेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने 3s2 3p4 6, प्लस कार्बन के 2s2 2p2 4, 2s2 2p3 5, और एक माइनस ऐड करना है, तो 10 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक बॉन्ड बना दिया, तो कितने बचे 16 में से 4 कितने बचे 12, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, 12 बचे, तो 12 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 12 13 14 15 16 हो गया। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया आपने टर्मिनल एटम्स के रूप में नाइट्रोजन का, बट कार्बन का कंप्लीट नहीं। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर्स हैं ये किस में चले जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में चले जाएंगे, ताकि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो। और ये रही आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई बच्चा बोले मैडम मैं तो ऐसे बनाऊंगा, बिल्कुल बना सकते हैं। अब कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, बेस्ड ऑन फॉर्मल चार्ज वी डिसाइड। लीस्ट फॉर्मल चार्ज जिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे होगा, लीस्ट फॉर्मल चार्ज जिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे होगा वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में, कल ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी बन सकता है। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, लेकिन जब
यहाँ कुछ होगा तो ये -2 हो जाएगा, ये प्लस ये और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ज्यादा है तो ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो दोनों पॉसिबल है। कौन सी ज्यादा स्टेबल है? बेस्ड ऑन फॉर्मल चार्ज, लीस्ट फॉर्मल चार्ज लुईस डॉट स्ट्रक्चर विल बी प्रेफर्ड। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता? शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाता मॉलिक्यूल की, बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है, और ऑक्टेट रूल फॉलो हो तो ही बात करेगा। देखिए ExeF2 में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं है, तो जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं है वहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर काम नहीं आता। तो इस तरीके से ये बेसिक एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये बॉन्ड पेयर्स बताते हैं, डैश मतलब इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बताते हैं इसको, क्लियर है, और ये डॉट लोन पेयर बताते हैं। अगर इसी तरीके से आप आयनिक कंपाउंड का देखें तो आयनिक कंपाउंड में कुछ नहीं करना है, ये Na+ हो गया, Cl- ने लिया, डेफिनेटली इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, 7 ऑलरेडी थे, एक और लिया तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जमा दिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ बचा ही नहीं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल सा है। और क्या बात कर सकते हैं? कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये 8 हो गया, ये क्लोरीन भी 8 हो गया, ये 2+ हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों दे दिए, तो मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया ही नहीं कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में, डॉट रिप्रेजेंट किया नहीं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, दोनों के दोनों दे दिए। Na ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया, कैल्शियम 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी दे दिए। तो मतलब ये सब बहुत इजी लगेगा आपको 4-5 लेक्चर्स बाद, 5-6 लेक्चर्स बाद। तो ये बेसिक है, आपने देखे बहुत सारे फ्लॉज हैं, कौन सा काम में लेना है कौन सा नहीं, बेस्ड ऑन रेजोन। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो है फॉर्मल चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे ही हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स की। तो ये लुईस का रिप्रेजेंटेशन था सिंपल मॉलिक्यूल्स का, हमें वही पढ़ना है, फिर हम बेसिक बॉन्डिंग पे आएंगे, दैट इज VBT VSEPR। थैंक यू।